हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 12 का लेसन नंबर 6 मानव अधिवास प्रकार एवं उनकी प्रमुख समस्या हैं उस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने ग्रामीण बस्तियों का जो वर्गीकरण है उनके बारे में अध्ययन किया था और हमने देखा कि ग्रामीण अधिवास का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 4 भागों में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम या पहला सघन या गुच्छित अधिवास, दूसरा परकीर्ण या एकांकी अधिवास, तीसरा मिश्रित अधिवास और चौथा पली अधिवास। इस तरह ग्रामीण अधिवास का जो वर्गीकरण हुआ कितने भागों में हुआ बच्चों? 4 भागों में, जिसमें से हमने 2 जो भाग थे, जैसे पहला सघन या गुच्छित अधिवास का और दूसरा भाग परकीर्ण या एकांकी अधिवास का था, उसके बारे में हमने विस्तार के साथ मानचित्र कौशल के साथ प्रत्येक बिंदु का पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था और हमने उसके अंदर देखा कि सघन बस्ती के क्या कारण हैं, विश्व के किन किन क्षेत्रों में सघन अधिवास पाए जाते हैं और किन क्षेत्रों के अंदर परकीर्ण या एकांकी अधिवास देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम बच्चों उसी टॉपिक जो ग्रामीण अधिवास के जो प्रकार थे उसको आगे बढ़ाते हुए जो ग्रामीण अधिवास के तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? मिश्रित अधिवास, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, मिश्रित का मतलब क्या होता है आप स्वयं भी जानते हो। मिश्रित का मतलब होता है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज की विशेषता ना हो बल्कि सभी चीजों की विशेषता उसमें समाहित हो, तो वो क्या होती है? मिश्रित। मिश्रित अधिवास की यदि हम बात करें तो बच्चों जो मिश्रित अधिवास है उसमें सघन या गुच्छित अधिवास, एकांकी या परकीर्ण अधिवास, इन दोनों अधिवासों का मिला जुला रूप देखने को मिलता। मतलब इन दोनों अधिवासों की विशेषता मिश्रित अधिवास के अंदर देखने को मिलती, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मिश्रित अधिवास। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसके बिंदु वाइज पॉइंट। ऐसी बस्ती जिसमें सघन या परकीर्ण दोनों अधिवासों के बीच की अवस्था पाई जाती है, जिसमें सघन अधिवास की भी विशेषता हो और एकांकी अधिवास की भी विशेषता हो, उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित अधिवास। क्या कहता है? मिश्रित अधिवास, जिसके कारण ये अर्ध केंद्रीय या अर्ध सघन दिखाई देते हैं। जिसके कारण ये कैसा होता है? अर्ध केंद्रीय या अर्ध सघन, मतलब यह आधे केंद्र के रूप में दिखाई देते हैं या फिर आधे सघन रूप से दिखाई देते हैं। इसका मतलब इसमें एकांकी और सघन जो बस्ती है दोनों की विशेषता इसके अंदर भरी हुई या पाई जाती है। अगला बिंदु की बात करें, इस प्रकार की बस्ती का निर्माण परिवारों की संख्या में वृद्धि होने के कारण अधिवासों की संख्या बढ़ने लगती है। यदि हम मिश्रित अधिवास की बात करें तो इनकी संख्या बढ़ने का कारण है परिवारों की संख्या में वृद्धि होना। यदि परिवारों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी तो मिश्रित अधिवासों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। जैसे एक व्यक्ति है, उसके 2 संतानें हुई। कितनी हुई? 2 संतान, तो घरों की संख्या कितनी बढ़ गई? 2 घर। फिर इस व्यक्ति के 3 संतान हुई और इसके 4 संतानें हुई। ठीक है, फिर वापस इसके 4 या 5 संतान, 3 संतान हो गई, इसके 2 संतान हो गई, इसके 6 संतानें हो गई। ऐसे इस तरह इन संतानों की संख्या में वृद्धि होती जाती है और धीरे धीरे परिवारों की संख्या में भी क्या होने लगती है? वृद्धि होती है, क्योंकि परिवारों की संख्या की वृद्धि एक चेन के भांति होती है जिसमें सदस्य की संख्या बढ़ने के साथ साथ घरों की या आदिवासियों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि
होती है। तो इसके वर्ती होने का सबसे कारण बताया मुख्य पारिवारिक कारण। अगला बिंदु, इस प्रकार की बस्ती के निर्माण में पर्यावरणीय कारणों के साथ पारिवारिक कारण को भी उत्तरदायी बताया। देखो, मिश्रित अधिवास की वृद्धि होने का कारण एक तो क्या बताया, पर्यावरणीय कारण, दूसरा कारण क्या बताया, पारिवारिक कारण। तो पर्यावरणीय कारक भी हो सकता है और पारिवारिक कारक भी हो सकता है। जैसे यदि आपको मैं उदाहरण रूप में समझाता हूं कि किसी क्षेत्र पर कोई प्राकृतिक आपदा या बाढ़ ज्यादा आती है, एग्जाम्पल के रूप में उत्तर के मैदान में, तो क्या आप स्वयं भी विदित हो, क्या जिस क्षेत्र में बाढ़ ज्यादा आती है, बाढ़ वाले क्षेत्रों में आप रहना पसंद करोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उस बाढ़ वाले क्षेत्र में जब आप रहोगे तो उसमें आपकी जान और माल दोनों की बहुत ज्यादा क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। इसलिए आप ऐसे स्थान पर रहना पसंद करोगे जहां पर इस प्रकार की आपदा घटित नहीं होती। इसलिए आप ऊंचे क्षेत्रों में जाकर निवास करते हो, और ऊंचे क्षेत्रों में जाकर निवास करते, उसका कारण क्या बताया, पर्यावरणीय कारण। जैसे बाढ़ का कारण है ज्यादा मूसलाधार या तेज गति से मूसलाधार बारिश का होना। तो उस मूसलाधार बारिश से बाढ़ आई, बाढ़ के कारण जान माल की हानि होने की संभावना देखी, इसलिए लोग उस स्थान को छोड़कर कहां चले गए, उच्च या ऊंचे प्रदेशों के अंदर निवास किया। अब है दूसरा पारिवारिक कारण। मान लो किसी क्षेत्र में एक ऐसा परिवार है जिसमें 2 व्यक्ति पहले रहते थे। कितने रहते थे? 2 व्यक्ति पहले रहते थे, और उस घर के अंदर 3 कमरे थे। कितने कमरे थे? 3 कमरे, मान लो ऐसे, ठीक है। फिर इन दोनों भाइयों के कितनी संतान हो गई? एक भाई के 3 संतान हो गई, एक के 4 संतान हो गई, चारों 3 और 4 लड़के हो गए। अब पहले 2 भाई थे, इसलिए उनको रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 कमरे थे तो भी उन्होंने एडजस्ट कर लिया। अब बताइए, ये 3 भाई है, ये 4 भाई है, उसके एक के 3 बेटे हो गए, एक के 4 बेटे हो गए। अब बताओ इस घर में वो रह सकता है क्या? नहीं। तो इन कारणों के कारण वो हो सकता है एक भाई इसका यहाँ रह जाएगा और एक भाई इसका यहाँ रह जाएगा। अब पीछे इसके 2 बचे, इसके 3 बचे, इनको भी रखना तो पड़ेगा ही। तो ये परिवार कारणों से ये लोग इन जमीन को या इस जगह को छोड़कर कहीं दूसरे जगह पर अपना अधिवास बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। तो वो अधिवास किसके अंदर हो गया? मिश्रित अधिवास, मतलब अलग से बन गया। तो वो कारण कौन सा हो गया? पारिवारिक कारण। तो प्राकृतिक या पर्यावरणीय कारक या पारिवारिक कारक भी क्या होते हैं? जनसंख्या के अंदर जो अधिवास है उसको प्रभावित करते हैं। अब यदि आपसे एक शब्द आया पर्यावरण क्या है, यदि आपसे पूछ ले पर्यावरण किसे कहते हैं, तो पर्यावरण किसे कहते हैं, तो इसकी सीधी सी परिभाषा याद रखना, पर्यावरण तो पृथ्वी के धरातल के चारों ओर का आवरण, पृथ्वी के धरातल का चारों ओर का आवरण, और वो भी आवरण किसका? जैविक और अजैविक तत्वों का। याद रखना, पृथ्वी के चारों ओर या फिर तो जैविक और अजैविक तत्वों का आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण। याद रखना, यहां पर ये शब्द आ रहे, ठीक है। तो पृथ्वी के धरातल के चारों ओर जैविक और अजैविक तत्वों का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको पारिवारिक कारण और प्राकृतिक कारण के बारे में, या पर्यावरणीय कारक और पारिवारिक कारक है उसके बारे में समझ में आ गया। अब यदि आपसे पूछ ले मिश्रित अधिवास का उदाहरण कौन सा है, नोट करके याद रखना बच्चों,
ये सवाल एक बार आपके अर्धवार्षिक पेपर के अंदर और एक बार RBSC बोर्ड के अंदर भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये सवाल आपका क्या है, मिश्रित अधिवास का या मिश्रित अधिवास का जो उदाहरण है वो राजस्थान के अंदर कहां पाया जाता है। तो याद रखना, सागौद तहसील का खुर्द गांव जो कौन से जिले में है, कोटा में। कहां पर है, कोटा में। तो सागौद जिले का सागौद तहसील का जो खुर्द गांव है जो कोटा के अंदर है, वही मिश्रित अधिवास का क्या है, उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं पल्ली या पुराना अधिवास, ग्रामीण अधिवास का वर्गीकरण का चौथा भाग। ठीक है, ऐसी बस्ती जिनके मध्य दूरी खेतों के कारण अधिवास अलग अलग होने के कारण ये एक एक रूप में दिखाई देते हैं। ऐसी बस्ती जिनके घरों के बीच में दूरी बढ़ने का कारण क्या बताया गया है, खेत, और उस खेत के कारण घर खेतों के बीच एक एक रूप में दिखाई देता है। उसी को उन्होंने क्या कहा, पल्ली या पुराना अधिवास। आपने राजस्थान के अंदर गांवों में सुना होगा बच्चों, एक शब्द प्रयोग करते हैं, ढाणी। क्या शब्द प्रयोग करते हैं, ढाणी। आपने देखा भी है, खेतों के अंदर जब कोई व्यक्ति रहना शुरू कर देता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, ढाणी। तो ढाणी के रूप में ही पल्ली पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, ढाणी के ही रूप में। क्यों, इसमें एक बस्ती को या एक घर को दूसरे घर को अलग करने का मुख्य कारण है खेत। क्या है, खेत। और ढाणी के अंदर भी एक घर को दूसरे घर से अलग करने का कारण है खेत। क्या है, खेत। तो ढाणी पल्ली या पुराना अधिवास का एक रूप के समान ही पाया जाता है। अगला पॉइंट, इस प्रकार की बस्ती में अलग अलग जातियों के लोग निवास करते हैं। ढाणी या पल्ली या पुराना अधिवास में कभी एक जाति के लोग संयुक्त रूप से कभी नहीं रहते। यदि बस्ती के अंदर देखा जाए या सघन बस्ती के अंदर देखा जाए तो मुख्य रूप से एक जाति के लोग रह सकते हैं, लेकिन बच्चों पल्ली या एकांकी रूप में रहते हैं उस समय, पल्ली या पुराना या ढाणी के रूप में रहते हैं उस समय कभी भी एक जाति के लोग साथ नहीं रहते। आपने गांवों में सुनते ही हो, कुमारों की ढाणी, जाटों की ढाणी, मालियों की ढाणी, या और बहुत सारे समाजों की ढाणी, या फिर और प्रकार की कोई जो अधिक समाज जाति से संबंध रखते हैं, जो अपना घर बनाकर खेतों में रह लेते हैं और उसका रूप क्या बन जाता है, ढाणी। तो वो कभी एक जाति के वहां ना रहते हुए अलग अलग जातियों के लोग खेतों में रहते लग जाते हैं, इसलिए पल्ली में कभी एक जाति के लोग भी नहीं रहते। अगला, इस प्रकार की बस्ती पर्वतीय प्रदेशों की निचली घाटियों और खनन क्षेत्रों में दिखाई देती। और पल्ली बस्ती यदि पूछते हैं तो कहां पर देखने को मिलती है, पर्वतीय घाटियों की निचली घाटियों में या फिर खनन क्षेत्रों में निकट दिखाई देती है। अब एक शब्द आया है, खनन। खनन क्या है, काफी बार सवाल में पूछा जाता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये टॉपिक है जो आगे आपको पढ़ने को भी मिलेगा, तो भी आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। खनन की परिभाषा क्या है, खनन नॉर्मल परिभाषा है, कोई डिफिकल्ट परिभाषा नहीं बच्चों। देखिए, धरातल के आंतरिक भाग से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खनन। धरातल के आंतरिक भाग से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है बच्चों, खनन होती है। क्या होती है, खनन। तो बच्चों आपने ग्रामीण अधिवास के जो प्रकार थे वो टॉपिक आपने पूरा कर लिया है। अब हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, वो है प्रतिरूप के आधार पर ग्रामीण अधिवासों का
वर्गीकरण। प्रतिरूप क्या है, या आपसे पूछ ले प्रतिरूप किससे बनते हैं, तो आप सीधे से कहना, जब कभी कोई अधिवास किसी आकृति के अनुसार या आकृति के समान दिखाई देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, प्रतिरूप कहलाते हैं। जैसे यदि वस्तु टी आकार के अंदर दिखाई दी तो टी प्रतिरूप हो गया, किसी एक नाम पर्टिकुलर बन जाता है। तो उसी के अनुसार अपन यदि देखें, जब कोई वस्तु का जो निर्माण है वो किसी आकृति का रूप धारण कर लेता है और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब होता है जैसा वो है वैसा ही दिखाई देना, वो होता है प्रतिरूप। तो प्रतिरूप के आधार पर जो पहली वस्तु है वो रेखीय प्रतिरूप है। कौन सी है, रेखीय प्रतिरूप। अब बच्चों एक बात याद रखना, रेखीय प्रतिरूप से संबंधित एक बार बोर्ड के अंदर सवाल आ चुका है। एक बार बोर्ड के अंदर सवाल आ चुका है। क्या सवाल आया वो सुनिए। रेखीय प्रतिरूप को निर्माण कराने वाले या रेखीय प्रतिरूप किस प्राकृतिक कारकों के कारण बनते हैं या निर्मित होते हैं, उनके नाम बताइए। देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। देखो अपन जब इसके अंदर पढ़ते हैं तो इसमें एक शब्द और भी अलग हो जाता है, जो इनको अलग अलग एक ही सवाल के अंदर दो सवाल पुटअप कर देते हैं। जैसे पहला, रेखीय प्रतिरूप का निर्माण करने वाले प्राकृतिक कारकों के नाम बताइए। देखो एक सवाल तो यह पुटअप हो गया, और दूसरा रेखीय प्रतिरूप का निर्माण करने वाले कृत्रिम कारकों के नाम बताइए। ये दो सवाल, ये सवाल पुटअप हो चुका है बोर्ड के अंदर, ठीक है। और इस प्रकार का सवाल हम काल्पनिक रूप से भी बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल बन सकता है तो इस तरह का भी सवाल बनकर आ सकता है। अब इन दोनों सवालों का उत्तर अभी हम आपको समझाएंगे। पहले इसका पहला बिंदु देखते हैं। ऐसी बस्ती जिनका निर्माण किसी नदी, नहर, सड़क, रेल मार्ग के दोनों किनारों के सारे विकसित होते हैं, उसी को हम रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। ऐसी बस्ती जिनके निर्माण के लिए नदी, नहर, सड़क, रेल मार्ग इन दोनों के किनारे जब कोई बस्ती बस्ती है तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय बस्ती। अब इसके उत्तर, इस सवाल के उत्तर देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक कारक बताने हैं। कौन से प्राकृतिक, तो आप बताइए नदी कैसा कारक है, प्राकृतिक है कि नहीं है। दूसरा, नहर कैसा कारक है, प्राकृतिक है कि नहीं है, क्योंकि नहरों के अंदर भी पानी आएगा तो वो नदियों के द्वारा ही आएगा। याद रखना, बनाई तो जा सकती है लेकिन पानी आने का या नदियों से जब नहरें निकालते हैं वो, ये सभी किसके उदाहरण हो गए, प्राकृतिक रेखीय प्रतिरूप के उदाहरण। फिर कृत्रिम कारकों के बारे में पूछते हैं तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग। कौन सा हो गए, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो इसका उत्तर देते हैं। तो आपको इस दोनों सवालों के क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके हैं। अगला बिंदु, इस प्रकार के प्रतिरूप भारत में गंगा यमुना के मैदान के मध्य हिमालय क्षेत्रों में मिलता है। भारत के अंदर यदि पूछे कि रेखीय प्रतिरूप के अधिवास कहां देखने को मिलते हैं, तो इसका सीधा उत्तर मिलता है गंगा यमुना जो नदी का जो दोहा क्षेत्र है उन क्षेत्रों के बीच में एक भाग है, वो है मध्य हिमालय, उन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलता है। गंगा नदी का यदि उद्गम स्थान देखें तो गंगोत्री हिमनद, और यमुना नदी का उद्गम स्थान देखें तो यमुनोत्री हिमनद।
इन दोनों हिमनदों से ही गंगा और यमुना नदी का उद्गम होता है। अगला यह सवाल, राजस्थान के अंदर इस प्रकार की बस्ती जयपुर जिले के बरवाड़ा गांव में देखने को मिलती है। और राजस्थान के अंदर यदि अपन देखें रेख की प्रतिरूप का उदाहरण तो कौन से जिले के अंदर देखने को मिलता है? जयपुर जिले में। कहां पर? जयपुर। और जयपुर का कौन सा गांव? बरवाड़ा गांव के अंदर देखना। बच्चों इस सवाल को भी अच्छी तरह से देखना, क्यों? ये भी एक बार सवाल आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। इस सवाल को भी आपको बोर्ड के अनुसार पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया था? राजस्थान के अंदर रेख की प्रतिरूप की बस्ती का उदाहरण किस जिले के अंदर पाया जाता है? तो याद रखना किस जिले में है? जयपुर जिले में। जयपुर जिले का कौन सा क्षेत्र? बरवाड़ा गांव। वहां पर इस प्रकार के प्रतिरूप मिल जाते हैं। फिर अगला बिंदु, इस प्रतिरूप को पंक्तिनुमा, मार्ग उन्मुख और अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। देखो बच्चों, इनसे संबंधित भी सवाल पुटअप हो सकता है। अभी तक तो हुआ तो नहीं है, लेकिन हो सकता है। यदि आप सवाल पूछ ले मार्ग उन्मुख बस्ती किसे कहते हैं, तो मार्ग उन्मुख का मतलब होता है रेख की बस्ती, क्योंकि सड़क और रेल मार्ग क्या है? मार्ग है नहीं है? मार्ग है नहीं है ना? तो ये क्या कहलाए? मार्ग उन्मुख। दूसरा पंक्ति। पंक्ति का मतलब क्या होता है? पंक्तिनुमा। पंक्ति का मतलब होता है क्रम से होना। क्या होना? क्रम। और रेख की कब बनती है? जब इसके अंदर क्रम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रम। तो क्रम हमेशा किसमें होगा? रेखीय में होगा। मार्ग हमेशा किसमें होंगे? रेखीय, क्यों? रेल मार्ग, सड़क मार्ग मार्ग से ही बनते हैं। और अर्धचंद्राकार मतलब आधे चांद के समान भी ये दिखाई। तो इन्हीं तीन नामों से भी सवाल को पुटअप कर सकते हैं, जैसे मार्ग उन्मुख बस्ती के उदाहरण बताइए, या फिर राजस्थान के किस जिले के अंदर मार्ग उन्मुख बस्ती का उदाहरण पाया जाता है? तो जयपुर जिला। पहले रेख शब्द का प्रयोग क्या हो सकता है? इसी सवाल को पुटअप कर ले इन शब्दों के माध्यम से, या फिर इन सवालों को पुटअप कर ले इन शब्दों के माध्यम से। कैसे भी सरकार या बोर्ड के अनुसार पेपर घूम जाए, टेंशन नहीं लेनी, आपको थोड़े से शब्दों का ध्यान रखना है। तो अब आपने रेख के प्रतिरूप देखा है, अब हम नेक्स्ट प्रतिरूप को देखते हैं, तीर प्रतिरूप। देखो बच्चों, तीर प्रतिरूप अधिवास होता है, वो दिखने में तीर की आकृति जैसा होता है। अब आपको यह जानना है कि तीर की आकृति से दिखाई देने वाला जो अधिवास है वो किन कारणों से बनता है, और यदि वो कारण पता चल जाए तो आपको तीर प्रतिरूप बनाना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका पहला बिंदु, जब किसी अंतरिम का मतलब होता है अंतिम किनारा, अंतरिम का मतलब होता है अंतिम किनारा के शीर्ष पर नदी के विश्रव के सारे या दो आपके बीच विकसित अधिवास को तीर प्रतिरूप कहते हैं। देखो बच्चों, इसमें दो शब्द आए हैं, एक नदी के विश्रव और एक दो आपके बीच, इनके जो अधिवास बनते हैं उसी को तीर प्रतिरूप कहते हैं। अब एक शब्द आया नदी विश्रव, नदी वी यानी बनाना, श्रव यानी सांप की आकृति। जब नदी मैदानों में विश्रव या सांप की तरह वलन करती हुई चलती है तो क्या बनता है? नदी विश्रव। याद रखना, जब नदी मैदानों में सांप की तरह वलन करती हुई चलती है या नदी मोड़दार रूप में चलती है, इस तरह, ये क्या कहलाते हैं? वलन भी कह सकते हैं या मोड़दार रूप में। तो उस नदी को क्या कहते हैं? नदी विश्रव।
अब देखो, जब मोरदार रूप में नदी चलती है और उस मोरदार रूप के बीच में जब यहाँ पर अवसाद से ये परत बन जाए और यह झील बन गई, तो बच्चों जब नदी विसर्प के रूप में चलती है और उसमें अवसाद बढ़ जाने के कारण वो अपना रास्ता बदल लेती है और उस स्थान पर जब झील का निर्माण होता है, कहां पर, मोरदार जगह पर, उस झील को कहते हैं गोखूर झील। गोखूर झील, गोखूर झील का यदि शाब्दिक अर्थ देखें, गो यानी गाय, खुर यानी खुर, गाय के पैरों का जो खुर होता है उसके समान जो झील होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गोखूर झील। याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब एक शब्द आया दोआब। दोआब क्षेत्र, ये क्या है आपको याद रखना है। दो यानी दो, आब यानी जल, कोष्टक में लिख सकते हो आप नदी। दो यानी दो, आब यानी जल। जब दो जल वाले स्रोत मिलते हैं या जब दो नदी आपस में मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र। देखो, जब दो नदियां किसी स्थान पर आकर मिलती हैं, उस स्थान को दोआब कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको नदी विसर्प का पता चल गया और दोआब का पता चल गया। एक होता है त्रिवेणी संगम। त्रि यानी तीन, वेणी यानी नदियां। तीन नदियों के संगम स्थान को क्या कहता है बच्चों, त्रिवेणी संगम। तो आपको ये परिभाषा के अंदर जो आए बिंदु समझ में आ गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट बिंदु की बात करें। इस प्रकार के अधिवास के अग्रभाग पर भूमि उपलब्ध नहीं होती और तीर प्रतिरूप के अंदर क्या होता है, आगे वाले क्षेत्र में क्या नहीं होती, भूमि उपलब्ध नहीं होती। अब देखो कैसे होता है, अपन को तीर प्रतिरूप उसके बारे में देखते हैं, फिर अपन आपको बताते हैं किस तरह भूमि आगे उपलब्ध नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप देखिए, मान लो कि ये नदी आप प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, नदी प्रवाहित हो रही है। चलो ये कर रहे हैं हम नदी को प्रवाहित। ठीक है बच्चों, और यहां पर कोई शिलाखंड आ गया। क्या आ गया, शिलाखंड। अब शिलाखंड के आ जाने के कारण नदी की दो धारा बन गई। एक धारा इस तरह निकल गई अंदर पार की तरफ, ठीक है, और एक धारा इस तरफ निकल गई। अवरोध के कारण क्या हो गई, एक धारा ऊपर की तरफ निकल गई और एक धारा नीचे की तरफ। अब इस तरह नदी का क्या होने लगा, प्रवाह। अब जब इसमें इस तरह प्रवाह होने लग गया तो इस आगे वाले भाग पर क्या नहीं रहती, भूमि नहीं होती, क्योंकि यह एक चट्टानी भाग है जिसके कारण नदी अपने मूल रूप से बहने के स्थान पर दो धाराओं में बढ़ गई। अब यहां पर क्या हो जाते हैं, अधिवास विकसित। इस तरह जब अधिवास विकसित हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, तीर प्रतिरूप। ये इस तरह अपन अधिवास मानते। ठीक है, तो ये आकृति किसकी तरह बन गई, तीर प्रतिरूप की तरह बन जाती। तो इसके आगे वाले भाग पर कोई व्यक्ति के अधिवास ना विकसित होकर इसके जो किनारे हैं वहां पर बस्ती बन जाती है। इस कारण ये आकृति किस तरह दिखाई देती है, तीर की आकृति में दिखाई देती है। अब हम अगले बिंदु की बात करें। इस प्रकार की बस्ती दक्षिणी भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा में चिल्का झील के तट पर विकसित पाई जाती है। अब आपसे पूछ लें, भारत के अंदर तीर प्रतिरूप के रूप में पाई जाने वाली प्रमुख बस्तियां कौन सी हैं या कहां पाई जाती हैं, तो कन्याकुमारी और उड़ीसा के चिल्का झील। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु भू क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि द्वीप सहित मानते हैं तो अपन का पहले 2004 के अंदर जो हमारा दक्षिणतम बिंदु था कौन सा, इंदिरा पॉइंट, वो जो जलमग्न हो गया। लेकिन स्थल रूप का मूल रूप से देखें तो हमारा दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। चिल्का झील की बात करें, यह भारत की सबसे बड़ी
खारे पानी की लेगून झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। अब आपको पूछ ले सर लेगून क्या है, तो लेगून की यदि हम बात करें तो साफ शब्दों में हम कह सकते हैं किसी भी भूभाग की दो भुजा जब किसी सागर या महासागर की तरफ निकली हो, किसी भी भूभाग की दो भुजा सागर या महासागर की तरफ निकली हुई हो और कालांतर में धीरे धीरे वो दोनों भुजाएं समुद्री अवसाद के कारण मिल जाती हैं और झील का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेगून झील। ये भारत का, इस तरह ये मान लो हमारा क्या है, भारत का हिस्सा है। और ये दो भुजाएं इसमें क्या निकली हुई, सागर की तरफ निकली हुई है ना। तो जब दो भुजाएं किसी स्थल की सागर की तरफ निकली हुई हो और कालांतर में धीरे धीरे सागर के अवसादों से ये दोनों भुजाएं आपस में क्या कर जाती है, मिल जाती है और एक झील का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेगून झील। ठीक है बच्चों, आपको परिभाषा अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि लेगून झील क्या होती है। अब हम अपने नेक्स्ट बिंदु की बात करें, वो है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। देखो त्रिभुजाकार प्रतिरूप वो आपस में मार्ग को काटने से बनते हैं, चाहे वो सड़क मार्ग हो चाहे रेल मार्ग हो। जब आपस में काटेंगे तो कौन सा प्रतिरूप बनेगा, त्रिभुजाकार। जब नदियों नहरों और सड़कों के किसी स्थान पर संगम होता है लेकिन एक दूसरे को नहीं काटती हैं, उसी किनारे पर विकसित बस्ती को त्रिभुजाकार प्रतिरूप होता है। सॉरी मैंने अभी कह दिया था काटेगी, लेकिन काटती नहीं, मिलती जरूर है। ठीक है, जब नदियां नहरें सड़कें जब किसी स्थान पर मिलती हो और वो एक दूसरे के लिए या एक दूसरे को काटती नहीं हो, उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार प्रतिरूप। जैसे ये एक मुख्य सड़क है, ये क्या हुई, मुख्य सड़क, और यहां से कोई एक गली की छोटी सड़क आ रही है, क्या आ रही, छोटी सड़क, और यहां से एक और छोटी सड़क ऐसा आ रही है। ठीक है, और इसके बीच में जब अधिवासों का निर्माण होगा तो क्या होगा, त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण कहलाएगा। क्योंकि ये सड़क आगे मुख्य है, ये जो छोटी सड़कें जब मुख्य मार्ग में मिलती हैं और एक त्रिभुज की आकृति के बीच में जब व्यवस्था का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार प्रतिरूप। तो आपको त्रिभुजाकार प्रतिरूप भी समझ में आ गया होगा। अगला बिंदु, इस प्रकार के प्रतिरूप के लिए बस्तियों, सड़कों, नहरों, नदियों के संगम के बीच वाले स्थान पर ही बस्ती विकसित होती है। यह देखो मैंने क्या कहा, जब सड़कें हैं अपने संगम पर होती है, इसके बीच वाले भाग, ये देखो बीच वाला भाग, इसके बीच में जब बस्ती का निर्माण होता है तो वो त्रिभुजाकार कहलाती है। ये मुख्य सड़क, ये अन्य सड़कें आपस में मिलती हैं और उनके बीच वाले स्थान पर जब अधिवास बनता है तो उसकी आकृति कैसी हो जाती है, त्रिभुज के समान। इस प्रकार की बस्ती भारत में पंजाब और हरियाणा के अंदर देखने को मिलती है। कहां मिलती है, पंजाब और हरियाणा। तो याद रखना बच्चों, त्रिभुजाकार बस्ती का उदाहरण कहां पर पाया जाता है, पंजाब और हरियाणा जो राज्य है वहां पर त्रिभुजाकार बस्ती के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब है अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। अरीय त्रिज्या प्रतिरूप, जब किसी मुख्य स्थान से बहुत सारे मार्ग आकर मिलते हैं, उन्हीं मार्गों के किनारे अरीय त्रिभुजाकार मकानों का निर्माण होता है। अब देखो अरीय जो बस्ती है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका डायग्राम शो होता है कि जब किसी मुख्य स्थान पर बहुत सारे मार्ग आकर मिलते हैं और उन मार्गों के सारे जब बस्ती का विकास होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अरीय बस्ती। जैसे ये एक सर्किल है, ठीक है, ये एक सर्किल है और इस सर्किल से बहुत सारे मार्ग आ रहे हैं। जैसे ये मार्ग आ रहा है, जैसे ये मार्ग आ रहा है, जैसे ये कच्ची सड़क आ रही है, ये मार्ग आ रहा है, ये आ रहा है, और जैसे ये, इस तरह बहुत सारे मार्ग आपस में क्या आकर एक मुख्य स्थान पर आकर मिलते हैं। और इन मुख्य स्थान पर आकर मिलने के बाद इन मार्गों के किनारे
जब बस्ती का निर्माण होता है, इन्हीं मार्गों के किनारे क्या होता है, बस्ती का निर्माण, तो उस बस्ती को हम क्या कहेंगे, अरीय बस्ती। क्या कहेंगे बच्चों, अरीय बस्ती। ये इस तरह ये डायग्राम बना ना बच्चों। तो इस प्रकार की जो बस्ती बनती है वो कौन से उदाहरण होता है, अरीय बस्ती का उदाहरण होता है। तो आपको अरीय बस्ती का उदाहरण की समझ में आ गया होगा, डायग्राम आ गया होगा कि किस तरह ये बनता है। अगला, इस प्रकार की बस्ती घनी आबादी वाले उपजाऊ मैदानों में विकसित होती है। और इस प्रकार की मतलब अरीय बस्ती का निर्माण है बच्चों मुख्य रूप से जो उपजाऊ मिट्टी है, जैसे भारत के अंदर उत्तर का मैदान है जो उपजाऊ नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, उस मैदानों के अंदर देखें तो वहां पर भी इसी प्रकार का अरीय प्रतिरूप देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि वह बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है, जो किसी मुख्य स्टेशन पर आकर वो लोग कोई कार्य विधि के लिए आते रहते हैं। इस कारण वो मार्ग बहुत सारे अलग अलग जगह पर आकर एक केंद्र पर मिल जाते हैं और अरीय बस्ती का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला बिंदु, इस प्रकार की बस्ती भारत में उत्तरी गंगा के मैदान और तमिलनाडु में पाई जाती है। और अरीय प्रकार की जो बस्ती है भारत के अंदर देखते हैं तो उत्तरी गंगा का मैदान और तमिलनाडु राज्य के अंदर इस प्रकार की बस्ती के जो मतलब अरीय बस्ती के उदाहरण बच्चों मिलते हैं। मधुछत्ता, मधुछत्ता का मतलब होता है जो मधुमक्खी होती है उसके छत्ते के समान दिखाई देने वाले जो प्रतिरूप होते हैं वो मधुछत्ता प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। जैसे ये इस प्रकार की आकृति में गुंबद की तरह अधिवास बनाते हैं इस तरह। इस प्रकार का जो अधिवास होता है बच्चों उसे कहते हैं मधुछत्ता। मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसी के समान जो आकृति होती है उसी को हम कहते हैं मधुछत्ता प्रतिरूप का उदाहरण। देखो, किसी क्षेत्र में गुंबदनुमा झोपड़ियों का समूह पाया जाता है उसी को मधुछत्ता प्रतिरूप कहते हैं। ये गुंबदनुमा झोपड़ियों का समूह है। इस प्रकार की जब बस्तियां बनती हैं और इस प्रकार की जब बस्तियां गुंबदनुमा होती है उसी को हम मधुछत्ता कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह बस्ती मुख्य रूप से मधु के छत्ता के समान दिखाई देती है। ये मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी तरह ये दिखाई देती है। अगला बिंदु, ये इस प्रकार की बस्ती भारत में टोडा जनजाति आंध्र प्रदेश में मछुआरों द्वारा बनाई जाती है। और भारत के अंदर जो टोडा जनजाति जो के लोग हैं वो और आंध्र प्रदेश के अंदर जो मछुआरे लोग हैं वो इसी प्रकार मधुछत्ता बस्ती का क्या करते हैं, निर्माण करके निवास करते हैं। अब एक शब्द आ गई है जनजाति। आपका टॉपिक भी था जनजाति, ठीक है, जिसकी कोई सभ्यता ना हो, जिसकी कोई मुख्य भाषा ना हो, वो क्या होती है, जनजाति। जिसमें आपने देखा विश्व की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी, गोंड। विश्व की सबसे बड़ी जनजाति गोंड। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति वो भी गोंड। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जनजाति मीना। कौन सी है, मीना। तो आपने इनके बारे में पढ़ा है और इसके बारे में आपने विस्तार के साथ और जनजाति जैसे बुशमैन, एस्किमो आदि के बारे में जाना है। और जनजाति टॉपिक के उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी दिनचर्या, व्यवसाय, इन सब के बारे में पढ़ा और आधुनिक संपर्क से उनके जीवन पर क्या प्रभाव आया उसके बारे में भी देखा। और यदि आपसे पूछे सवाल कि विश्व के अंदर मधुछत्ता जो अधिवास है वो कहां बनाया जाता है, तो अफ्रीका के अंदर जुलू जनजाति द्वारा, जुलू जनजाति के द्वारा इसी प्रकार का मधुछत्ता का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मधुछत्ते का निर्माण करके निवास करते। तो बच्चों, आज आपने ग्रामीण अधिवासियों के जो दो रूप थे, मिश्रित और पल्ली, उसके बारे में पढ़ा और साथ में ही प्रतिरूप के आधार पर जो अधिवास थे उनका विस्तार के साथ अध्ययन किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रतिरूप हुए, जैसे वर्ताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, टी आकार प्रतिरूप, यू आकार प्रतिरूप, ऐसे बहुत सारे प्रतिरूप है। लेकिन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए, इसलिए अच्छी तरह से इनका विवेचना की गई और उसको बताया गया। अगले वीडियो के अंदर हम मुख्य रूप से विश्व के अंदर जो बस्तियां हैं उसके अंदर कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती हैं,
उन समस्याओं का हम निवारण कैसे कर सकते हैं, उन सब के विस्तार के साथ उन समस्याओं के बारे में और उन समाधानों के बारे में अध्ययन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।